हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग। तो बेसिकली हम यहाँ पे संकल्पनाएं के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, और जो कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारी समाजशास्त्र के अंदर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कुछ शब्दावलियाँ जो होती है बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है समझने के लिए। जब आप आगे फ्यूचर में इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप जो शब्दावलियाँ हैं, वर्ड्स है, उसकी मीनिंग जानें कि होता क्या है इसके अंदर। ठीक है जी। तो हमने देखा कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाजों और व्यक्तियों की परस्पर क्रियाओं की खोज करता है। हमने ये भी देखा कि व्यक्ति समाज में स्वच्छ रूप से नहीं रहते, वह सामूहिक निकायों जैसे परिवार, जनजाति, जाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में आया आपको। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो लोग होते हैं वो अकेले नहीं रहते, वो कभी ना कभी किसी न किसी समाज में रहते हैं, ठीक है, या फिर किसी परिवार में रहेंगे, या फिर किसी वर्ग के लोग होते हैं, राष्ट्र के लोग होते हैं। तो वो मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि कहीं आइलैंड पे जाकर रहने लगे हैं, एक अकेला व्यक्ति है आइलैंड पे रह रहा है, तो वो नहीं रह सकता। हम जो है सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें एक समाज चाहिए रहने के लिए, है ना, तभी हम जी भी पाएंगे। अकेला व्यक्ति जी नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो मर जाएगा, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो अकेले। इसलिए हमें एक समाज चाहिए, एक वर्ग चाहिए रहने के लिए, अपने आसपास में लोग चाहिए हमें, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो या जानवर हो, क्योंकि प्राणी से मतलब है हमें कि जो जीवित हो, यानी कि कोई भी, जैसे कि हमारे पेट होते हैं, हम घर में पेट्स पालते हैं, तो वो भी एक तरीके के लोग होते हैं हमारे साथ, समाज है वो हमारा, ठीक है, तो वो भी हमारे साथ मतलब हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इस अध्ययन में आगे हम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, असमान व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों, स्तरीकरण की व्यवस्थाओं जिनमें व्यक्ति समूह शामिल है, ये सब आप पकाओ फील करोगे इसको पढ़ने के बाद। आगे चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मुझे वो चीज़ पढ़ानी है जो कि जिससे कि आपको कुछ काम आए, है ना। यहाँ से शुरू करेंगे हम अपना जो मेन टॉपिक है, यहाँ से शुरू होगा अपना सामाजिक समूह और समाज। तो देखो, शब्द पहला आ चुका है हमारे सामने कि भाई हमने पढ़ना था कि शब्दावली जो है, कॉन्सेप्ट जो है शब्दावली के, वो क्या होते हैं। तो पहली आपको मिल गई है कि सामाजिक समूह और समाज के बारे में ये आपको बता रहा है कि क्या होता है, ठीक है जी। तो पहला, समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, ये बेसिकली हम लोगों के जो जीवन है, जो हमारे साथ रोज़ होता है, उसके बारे में ये हमको बताता है, ठीक है, किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में नहीं बताएगा, जो सभी समाज के लोगों के साथ होता है वैसा बताएगा। मानवीय जीवन की एक परिभाषा विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है वो रोज़ाना उसका यही काम है कि वो लोगों के साथ अंतःक्रिया करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, तभी तो हम जो है समाज बना पाते हैं, है ना। हम रोज़ लोगों के साथ मिलेंगे, जाके उनसे बात करेंगे कि भाई हेलो हाय कैसे हो, गुड मॉर्निंग करते हैं मॉर्निंग में, है ना, और इवनिंग में गुड इवनिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा एक तरीका है बात करने का लोगों से, जिससे कि हमारा एक जो है रिलेशनशिप बनता है लोगों से, फिर हम उनसे जो है वो हमारे जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं उन लोगों के साथ। तो ये क्या होता है, एक समाज बनाने का तरीका है, एक समूह बनाने का तरीका होता है हमारा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेसिकली समाज जो है वो हम जिससे हम रोज़ मिलते हैं वो है, ठीक है। तो समाज में भी आप बहुत सारे तरीके से देखते हो कि भाई एक समाज तो वो है जो आपको एक रेड लाइट पे मिलते हैं ट्रैफिक में, है ना, यानी कि वो भी तो समाज है। और वो कुछ समय के लिए आपके साथ जो है इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट हो गई थी, रेड हो गई, इसलिए वो सब आपके साथ रुक गए, ठीक है। जैसे ही ग्रीन हो जाएगी वो सब अलग अलग अपने रास्ते में चले जाएंगे। पर वो भी एक तरीके का समूह है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो समूह नहीं है, वो भी समूह है। आप कहीं मेले में जाते हो तो वहाँ पे कितने सारे लोग होते हैं, तो वो भी एक तरीके का समूह है, ठीक है। तो समूह कैसे भी हो सकते हैं, पर ये नहीं है कि वो सभी समाज है। समाज मतलब वो होते हैं जो हम जिससे कि हम रोज़ मिलते हैं, जो हमें जिसको हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं, है ना। कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के बारे में हमें पता होती है, उसको हम समाज कह देते हैं। यहाँ पे कुछ आपने लिखा हुआ है हमने, समाजशास्त्र का तुलनात्मक समाजशास्त्र का तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण दो स्पष्ट हानिकारक तथ्यों को सामने लाता है। पहला क्या है, ये है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह प्राचीन या
सामंतीय या आधुनिक हो, एशियाई या यूरोपियन या अफ्रीकन हो, या मानवीय सामूहिकताएं विद्यमान रहती है। ये कह रहा है कि हमारा समूह कैसे भी तरीके का हो, डजेंट मैटर, जो मानवता होती है, जो एक तरीके से समूह बनते हैं वो सब जगह होते हैं। आप देखोगे कि भाई यूरोप में भी समूह है ना, यानी कि जो यूरोप कंट्रीज़ है हमारी, वहाँ पे भी समूह मिलेंगे आपको। अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो देश है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, वहाँ पे आपको जो है समूह मिलेंगे देखने के लिए, वहाँ पे भी समाज होंगे, है ना। यूरोप में भी समाज है, और हमारा जो एशिया है वहाँ पे भी समाज है, अमेरिका सॉरी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी समाज है। तो देखो आपको सब जगह मिलेंगे देखने के लिए। उनका रूप अलग अलग हो सकता है, उनका तरीका अलग अलग हो सकता है बातचीत करने का, एक दूसरे से मिलने का। अब भारत में कैसा है, आप देखते हो कि भारत में हम लोग जो है पैर छूते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल है वो अलग तरीके का है, हम बड़े लोगों से पैर छूते हैं, है ना। और जो अपने आसपास के जो मतलब हमारे जो एज के होते हैं उनसे हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये क्या है, हमारा ट्रेडिशनल है, तरीका है कि भाई हाँ भाई ये तरीका हमारा होता है, हम लोगों से इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। बाहर देशों में क्या अलग तरीका होता होगा, ठीक है, बात करने। जैसे कि आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, चाइनीज़ वगैरह मूवी में जो आती हैं, जो मतलब बाहर की जो मूवीज़ होती हैं, आउट ऑफ हमारी बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं, जापान में, चाइना में, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से हाउंग चिंग कुछ करके बोलते हैं ना वो, तो इस तरीके से है, वहाँ पे पैर नहीं छूते वो लोग। ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी तरह के लोगों का इकट्ठा होना एक सामाजिक समूह बनाए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ये सामाजिक समूह नहीं होगा, ये एक समूह होगा पर सामाजिक समूह नहीं है, ठीक है। इकट्ठा होने का मतलब है कि वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कभी कभी यार ये भी हो सकता है, मेले में मिल रहे हैं एक जगह, मतलब मेले में तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ज़रूरी नहीं कि वो सामाजिक समूह बना रहे हो, है ना, पर वो समूह होता है, पर वो सामाजिक समूह नहीं होगा, क्योंकि वो हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, या आप समझना, ठीक है। सामाजिक समूह नहीं है पर समूह है, एक समय में एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। एक रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा, ये सब देखो आप एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पर आप मिलते हो किसी लोगों से, आप गए जाते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, आप जरूर तो है नहीं कि आप सबको मिलते हैं, सबको जानते हैं आप। तो मतलब ये क्या है, वो एक समूह तो है पर वो सामाजिक समूह नहीं है, वो आपका समाज के लोग नहीं है, वो अलग लोग हैं, वो किसी और वर्ग के लोग होते होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे हम यहाँ से, थोड़ा सा ये देख लेंगे ये क्या है, हाईलाइट किया हुआ थोड़ा सा। एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप जो है, मैंने भी जो आपको लिखवा, जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ना, इसको आप खुद भी हाईलाइट कर लो अपनी बुक में, ठीक है, तो सही रहेगा। देखो सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए एक सामाजिक समूह के अंदर, यानी कि सामाजिक समूह की विशेषता ये है कि वो सामाजिक समूह होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक अंतःक्रिया होनी चाहिए, यानी कि आप डेली उस समूह से मिलते हो जाके, है ना, यानी कि आपकी रास्ते में या किसी भी तरीके से बातचीत होती हो, वो आपके बारे में जानते हो, आपका नाम जानते हो कि आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, इस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि भाई हाँ ये व्यक्ति है वहाँ पे रहता है, इसका ये परिवार है, इतने लोग हैं इसके परिवार में, सबके आपको मतलब मोस्टली लोगों के नाम पता होने चाहिए। ये जो है हमारा फिर समाज समूह बन जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद इन अंत्यक्रियाओं का स्तर प्रतिमान होना चाहिए, यानी कि मैंने बोला ना अभी रोज़ाना मिलना, मतलब कि एक स्तर प्रतिमान होना चाहिए, यानी कि आप रोज़ मिल रहे हो उस व्यक्ति से। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हफ्ते में आप कभी नहीं मिल पाते हो, टाइम नहीं होता आपके पास में, बहुत बिजी हो आप, मतलब आप निकल गए हो, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप जॉब नहीं जाते हो, काम पे नहीं जाओगे, है ना, तो वहाँ पे भी समूह बनता है आपका, वहाँ पे भी लोग आपको जानते हैं, है ना, तो वो भी तो एक समूह ही होगा। वहाँ पे आपको लोग जानते हैं, आपका नाम पता है उन लोगों के, आप क्या करते हो, है ना, आप कहाँ रहते हो, ये सब चीज़ें उनको पता होती है, जो हमारे साथ में जो हमारे जो कलीग्स होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, वो भी एक समूह ही होता है हमारा। और एक समूह में एक खासियत ये भी होती है कि उन सभी में अपनापन की भावना होती है, ठीक है, यानी कि ये तो अपना दोस्त है, अपना भाई है, इस तरीके से, है ना, अपने दोस्तों में नहीं करते हम। ये हो गया। और ये अगला टॉपिक है हमारा साझी रुचि, हम दोनों की जो है इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना, एक परिभाषित संरचना, ये सारी चीज़ें जो है एक समूह के अंदर होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक समूह के अंदर नहीं, सामाजिक समूह के अंदर जो हमें जानते हैं, जिससे हम रोज़ मिलते हैं, जो हमारा समाज है वो। और यहाँ पे आपको मिलेंगे समूह के प्रकार, तो कुछ आपको मिलेंगे आधुनिक समूह, है ना, अभी जो है आधुनिक समूह बोलते हैं उनको हम। अब कुछ होंगे पारंपरिक समूह, है ना, कुछ छोटे समूह, कुछ बड़े समूह,
कुछ गरीब समूह, कुछ अमीर समूह। तो ये क्या है, ये समूह के प्रकार हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इनको देख सकते हो। इसमें डरने वाली बात नहीं कि भाई कितने प्रकार होंगे, जो आपको याद आ रहा है ना वो सभी समूह हैं, ठीक है। अभी के जो नए समूह हैं उसको हम आधुनिक कहते हैं, पुराने समूह जो हैं उनको हम पारंपरिक कहते हैं, है ना। यानी कि जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो वो भी तो समूह थे, है ना। राजा महाराजा थे, उनके जो एक समूह थे भाई, वो रहते थे अपना जो है सिंहासन पर बैठा है वो राजा, और उसके जो जो प्रजा है वो बैठी है सामने, मतलब उसके जो और जो मंत्री वगैरह जो होते हैं वो आई साइड बैठते हैं, और फिर वो जो है अपनी सभा शुरू करता है, लोगों की जो चिंता सुनता है, इस तरीके से वो भी एक समूह है ना। आधुनिक समूह में ये सब नहीं होता है। हम भाई आधुनिक समूह में क्या करते हैं, हम नॉर्मली एक दूसरे से बस जैसे चल रहे हैं कहीं पे मिल गए, है ना, हेलो हाय हो गई, बस ख़त्म बात। और इतना ज़्यादा जो है मिलाव नहीं है। आप देखते हो कि भाई आसपास में जो लोग हैं इतने ज़्यादा बहुत बिजी रहते हैं, है ना, सबके पास अपना काम है। तो जो समूह है उसका जो स्वरूप है वो बदल गया है। पहले समूह का मतलब कुछ और था, अब कुछ और है, ये ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि हाँ वो जो लोग जानते हैं एक दूसरे को वो समूह हो गए हैं, है ना। अब इतना नहीं जानते हैं लोग एक दूसरे को, अब थोड़ा सा जो है मिलना मिलाना कम हो गया है, पहले जितना नहीं था, नहीं रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे दो तरह के समूह मिलते हैं आपको, जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय समूह। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि जो प्राथमिक लोग होंगे वो बेसिकली हमारे फैमिली वाले होंगे, है ना, हमारे जो गांव के लोग होंगे जो हमें सही से जानते हैं वो हो सकते हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह होते हैं, मित्र होते हैं, वो हो सकते हैं। और दूसरी तरफ द्वितीय समूह हो सकते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं आपके, स्कूलों में जो दोस्त होते हैं आपके, है ना, स्कूल में, यानी कि जो सभी दोस्त हैं आपके स्कूल में, जितनी भी क्लास के बच्चे हैं वो सभी आपके मित्र ही एक तरीके से होते हैं, वो भी आपका समूह ही तो होते हैं, ठीक है। और इसके बाद सरकार जो कार्य करती है, ठीक है, सरकार में अगर आप काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ वो भी तो समूह ही हैं आपके सभी। देखो जो घनिष्ठ मित्र होंगे ना वो आपके प्राथमिक में आएंगे, ठीक है, जो आपके बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज फ्रेंड होते हैं वो आपके प्राथमिक में आएंगे। बाकी जो ऐसी जैसे होती है ना हमारी एक, हम क्या कहते हैं, स्कूल में जो हमारे दोस्त बनते हैं, हाँ हेलो हाय बहुत ही सबसे, पर हम सब हमारे दोस्त नहीं होते, सारे पक्के दोस्त नहीं होते, कुछ ही होते हैं उसमें से, ठीक है, तो वो हमारे प्राथमिक होते हैं। बाकी जो बचे होते हैं वो हमारे द्वितीय समूह में आते हैं। अगला आता है समुदाय और समाज या संघ। तो समुदाय का मतलब बताना चाहिए आपको कि समुदाय क्या होता है, जहाँ एक व्यक्ति की भागीदारी, सच्चे मित्र, सुसंगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है ना। समुदाय वो हो सकते हैं आपके जो, यानी कि आपकी जो मतलब परिवार के लोग नहीं हैं, आपका जो है ब्लड ग्रुप उनके साथ मैच नहीं करता है, आपके जो मतलब डीएनए है वो मैच नहीं करता है उनके साथ, पर फिर भी वो आपके दोस्त हैं, जैसे कि जिसको हम बेस्टी कहते हैं अभी के समय में, है ना, ये मेरा बेस्टी है, इस तरीके से बोलते हैं ना। समाज क्या होता है भाई, समाज वो होता है जो आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उसको हम समाज कहते हैं, है ना। बाहरी या अस्थायी संबंध जिनसे होते हैं हमारे, है ना। अब नेबर आए हमारे आसपास में रहने के लिए, ठीक है, हमारे वो जो है समाज बन गया, क्योंकि हमारे साथ में रह रहे हैं, वो हमारे बगल में घर के साइड में रह रहे हैं, यानी कि आसपास में रह रहे हैं, तो हमारे वो मित्र हो जाते हैं। कुछ समय बाद उनको जो है ट्रांसफ़र हो गया, वो कहीं और चले गए, तो वो क्या हो गया, अस्थायी संबंध होंगे उनसे हमारे, मतलब आज हैं तो बात कर ली, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके से। आगे आता है अंत समूह या बाह्य समूह। ये भी पता होना चाहिए आपको भाई ये क्या होता है, अंत समूह बाह्य समूह क्या होते हैं। तो संबंधित होने की भावना अंत समूह की पहचान बनती है ना, यानी कि जिससे हम जिनको हम जानते हैं उनको हम अंत समूह कहते हैं, है ना। ये भावना हमको उन्हें या वह से अलग करती है। ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंत समूह बना देते हैं, है ना। यानी कि देखो दो स्कूल के बच्चे हैं, है ना, या दो क्लास के बच्चे समझ लो आप, है ना। एक क्लास के बच्चे उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है, दूसरी क्लास के बच्चे उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है, तो क्या है ये अंत समूह हो गए। ये जो है एक दूसरे को जानते तो हैं पर समूह अलग अलग है दोनों के, इनको बोलते हैं हम अंत समूह, ठीक है। एक होते हैं बाह्य समूह। इसमें क्या होता है भाई, हम एक दूसरे संबंधित नहीं होते हैं, कि हमें पता ही नहीं होता कि वो लोग कौन है ना। कोई और देश से कोई पता चल रहा है रहने के लिए आया हमारे यहाँ पे, समूह आया है कुछ, उनको हम जानते ही नहीं है कि भाई वो है कौन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य समूह। यानी जो परदेसी होते हैं, प्रवासी होते हैं, जो बाहर से आते हैं, किसी और राज्य से आए हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको कह देते हैं हम भाई ये जो है बाह्य समूह है, ये प्रवासी हैं, ये बाहर से आए हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है ना आपको तो
यार लाइक वाइक भी कर दिया करो, ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है। देखो अगला आता है हमारा संदर्भ। ये अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। संदर्भ आता है हमारा। संदर्भ के मतलब होता है एक तरीके से आइडल। कुछ समूह ऐसे होते हैं जिसको आप अपना आइडल मान लेते हो, है ना। जैसे कि आप वो भी अभी ये नहीं है वहाँ पे कोरिया के कुछ वो जो डांस करने वाले जो कुछ है ना लड़के, वो डांस करते हैं, वो समूह है। वो आप कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, उन्होंने उन लोगों को अपना आइडल बना रखा है। तो वो भी संदर्भ समूह है ना। यानी कि वो लोग जो किसी को अपना आइडल मान लेते हैं या आइडल बन जाते हैं किसी के लिए, वो हमारे संदर्भ समूह हो जाते हैं कि भाई ये जो है लोग कितना अच्छा डांस करते हैं, वाह देखो, ठीक है। तो वो हो गया हमारा समन्वय समूह। प्राथमिक समूह है जो सामान्य, ये क्या लिखा है, सामान्य, हाँ ये लिखा है। ये एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्य समान आयु के व्यक्तियों के बीच या सामान्य व्यवहार समूह के लोगों के बीच बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ऐसा समूह होगा जो जो एक जैसे जो आयु के लोग होंगे, एज के लोग होंगे, उनके मतलब कि समक्ष बनेगा, उनके साथ बनेगा। यानी कि मेरे दोस्त कौन बनेंगे, जो मेरी एज के ग्रुप के होंगे, है ना। मतलब जो मेरे एज के आसपास के लोग होंगे। आप अगर 18 साल के हो तो आपकी जो दोस्ती होगी वो 17, 18, 19, 20 इतने मतलब जो एज के ग्रुप के बच्चे होते हैं इनसे होगी। बहुत ज़्यादा बड़े से आप दोस्ती थोड़ी ना करोगे। तो ये हो गया समन्वय ग्रुप। एक होता है सामाजिक स्तरीकरण। इसमें क्या होता है, जब हम किसी समाज को स्तर के अकॉर्डिंग बांट देते हैं कि भाई तू जो है छोटा है, मैं बड़ा हूँ, इस तरीके से, है ना। हमारे समाज में आप देखते होंगे कि भाई वर्गों के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। गरीब है, ये अमीर है, तो गरीबों का ग्रुप अलग है, अमीरों का ग्रुप अलग है। इसको कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण, है ना। समाज में जो है लोगों को एक उसकी जो है भौतिक जो होती है ना, एक भौतिक जो चीज़ें होती है लोगों के पास, जैसे कि मेरे पास डिवाइस इतने सारे हैं, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छी कार है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। तो ये क्या है, भौतिक जो हमारी चीज़ें हैं वो होती है हमारे पास। तो उससे जो है हमारी एक वर्ग बनता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा चीज़ें, तो मैं उससे दोस्ती करूँगा जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हो मेरी जितनी, या मेरे से ज़्यादा हो, है ना, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। और अगला आता है जाति। ये तो आपको मतलब ज़रूरत ही नहीं है बताने की, ये भी एक समूह होता है भाई। जाति के सभी लोग जो है अलग अलग होते हैं, है ना। अब हिंदुओं में सारी जातियाँ बांटी हुई हैं, 4 वर्ण हैं, आपको पता होगा, ब्राह्मण वगैरह जो है ये। तो ब्राह्मण की जो ग्रुप है वो अलग है ना। वैश्य का ग्रुप अलग है, शूद्रों का ग्रुप अलग है ना। क्षेत्र का ग्रुप अलग है, अपने आप को जो है सभी श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश में है, ठीक है, इंडिया में है, इसलिए हम ये वर्ग वगैरह जो पढ़ते हैं ना, इसलिए भी पढ़ते हैं। अब ये वर्ग हो गया आपका, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ग क्या होता है भैया। सही से डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना, क्योंकि वर्ग होता क्या है, ताकि कभी पूछ ले कोई तो हमें बताना पड़ जाए, है ना। तभी तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग है बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो गरीब है, अमीर है, उसको हम वर्ग भी कह देते हैं, है ना। ये जो है एक छोटे परिवार से आता है, तो ये छोटे मध्य वर्गीय फैमिली का बच्चा है, ये उच्च वर्गीय फैमिली का बच्चा है, और ये गरीब व्यक्ति का बच्चा है। इस तरीके से जो है हम वर्गों को विभाजित करते हैं कि भाई इस तरीके से वर्ग है। परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति समाज या एक समूह में है, स्थिति है। देखो क्या कह रहा है, अंतर परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और उन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। देखो समाज में आपका ना रोल होता है कुछ, है ना, भूमिका होती है आपकी कि भाई आप जो है आपको ये काम करना है, आपकी जो है ये जिम्मेदारियां हैं, आपको ये पूरी करनी है। आपको घर में जो है आपको मतलब बोल दिया गया है कि आप घर में बड़े हो तो आपको जॉब पहले करनी पड़ेगी, है ना। बाकी सबको जो है आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो ये भूमिका रह जाएगी आपकी। परिस्थिति क्या होंगी कि भाई एक आप एक भाई हो, आपकी एक भाई की परिस्थिति है। आप एक छात्र हो तो आपकी एक छात्र की परिस्थिति है, आपको अपने टीचर को खुश करना है अच्छे नंबर लाके, है ना। तो ये क्या है, एक परिस्थितियाँ हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ जो है रोल्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको पूरे करने होते हैं, उसको हम कहते हैं परिस्थिति और भूमिका, ठीक है। तो ये वर्ड्स आने वाले हैं आपके लाइफ में, आने वाले और भी ज़्यादा, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे
इन चैप्टर्स को, तो ये सब मिलेंगे आपको, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, ये दिया इसलिए हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आता है समाज और सामाजिक नियंत्रण के बारे में बता रहा है ना। हमारे समाज में नियंत्रण की ज़रूरत क्यों होती है? अब भाई समाज इतना बड़ा है, कोई पता चल रहा है लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। किसी को कोई मार रहा है तो जो मारने वाला व्यक्ति है उसके लिए कुछ दंड तो होना चाहिए ना, ताकि वो डरे बाद में उस चीज़ को करने से। अब जो ताकतवर व्यक्ति है वो तो अपने दोस्त जमाएगा ना, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी तो होने चाहिए। उसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। समाज में जो लोग गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करना कि वो डरे उस चीज़ को करने से पहले, राइट, ठीक है जी। और देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ मिल जाए तब इसमें। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है इसके अंदर, 20 मिनट की वीडियो तो वैसे भी हो ही गई है। वैसे तो ख़त्म हो गया ये, बाकी ये देख लो, रोधी सिद्धांत है, कुछ प्रकार्यवाद है, पहचान है, उत्पाद के साधन है, तो ये आप पढ़ लिया करो यार, ठीक है। ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में। एक समाजशास्त्री कभी कभी नहीं, मे भी मोस्टली पूछते हैं इन चीज़ों को। तो विरोधी सिद्धांत मतलब बताइए, है ना, 1 या 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे, तो आप तो मतलब फिर बोलोगे कि ये तो पढ़ाया नहीं सर जी ने, अब शब्दावली लिखी हुई है इसमें, मतलब मुझे क्या पढ़ाना है, ये तो सीधे सीधे लिखा हुआ है। विरोधी सिद्धांत एक समाजशास्त्र दृष्टिकोण है, ठीक है। सबसे पहले क्या है ये, एक हम इसको कह देंगे कि एक दृष्टिकोण है भैया, ठीक है, एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण, यानी कि जो विद्वान हैं बड़े बड़े, जिसके बारे में आप पढ़ते हो, पढ़ने वाले हो, यानी कि कुछ लोग हैं, विद्वान मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दिमागदार है, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, पढ़ने में, पढ़ाई में, बताने में, समाज के बारे में। तो उन लोगों के दृष्टिकोण है, ठीक है, जो मानव समाज में उपस्थित तनावों, विभाजनों और संघर्षित रुचियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि क्या करते हैं वो, जो समाज में जो तनाव है, ठीक है, जो टेंशन है, जो विभाजन है, जो संघर्ष जो होता है, उनके बीच में जो जो केंद्र है, जो बेसिकली जो मेन पॉइंट है, उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। संघर्षवाद सिद्धांतकार मानते हैं कि समाज में संसाधनों की कमी और विरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि अगर संसाधनों की कमी होगी तो समाज में विरोध का उत्पन्न जरूर होगा, ठीक है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि संसाधनों की कमी होती है तो लोग लड़ाई करते हैं, मांग करते हैं कि भाई हमें भी चाहिए। कम पड़ रहा है तो लोग उसकी जो है प्राइस बढ़ा देते हैं, गरीब लोग तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये क्या होता है, विरोध बन जाता है ये, ठीक है। बाद में हमारा आएगा टॉपिक, इसको हम कहते हैं प्रकार्यवाद, ठीक है जी। एक सिद्धांत दृष्टिकोण जो इस पर आधार पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को उन कार्यों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है जो निभाते हैं। देखो, समाज में जो चीज़ें होती हैं उनको संतुलन करने के लिए जो घटनाएं होती है उनके लिए हम कुछ संस्थाएं बनाते हैं, पुलिस प्रशासन वगैरह जो होता है उसको कहते हैं, उसके बारे में बता रहा है ये आपको सीधा तरीके से। पहचान के बारे में बता रहा है कि भाई पहचान का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति या समूह के चरित्र की विशेषता जो ये बताती है कि वह कौन है, उनके लिए क्या अर्थपूर्ण है, यानी कि ज़रूरी क्या है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं पहचान, कि भाई इनकी पहचान क्या है, इसका नाम, इसकी जाति, इसका धर्म, इसका शहर, इसका देश, ये सब क्या है, हमारी पहचान है, ठीक है। उत्पादन के साधन, वह साधन जिनके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पाद किया जाता है, ठीक है जी। भौतिक वस्तुओं का उत्पाद यानी कि बनाना उन सब चीज़ों को, उसको कहते हैं उत्पादन के साधन, जिनमें न केवल तकनीक बल्कि उत्पादकों के परस्पर सामाजिक संबंध भी सम्मिलित है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि भाई एक कुम्हार है तो वो क्या काम करते हैं, आपको सबको पता है कि भाई कुम्हार लेते हैं, आपने याद कर लिया कि घड़ा, ठीक है, मिट्टी का घड़ा बनाते हुए आपने एक व्यक्ति को देख लिया, तो वो क्या है, कुम्हार है। उत्पादन के साधन है उसके पास, कि उसके पास मिट्टी है, वो उससे घड़ा बना रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं उत्पादनों के साधन, यानी कि जो हमारे पास होता है उससे हम जो चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं उसको कहते हैं उत्पादनों के साधन, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास भौतिक है, भौतिक से मतलब होता है कोई भी मटेरियल चीज़, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कपड़ा है तो आप जो है उससे अपनी जो है कोई भी वस्तु बनाने की कोशिश करोगे, है ना। यानी कि कच्चे माल से आप कुछ बनाने की कोशिश तो करते ही हो ना। आपके पास पेन और पेपर है तो आप कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करोगे, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी है लिखाई में, पढ़ाई में, तो आपके पास फ़ोन है तो आप कुछ ना कुछ उसमें जो है ढूंढने की कोशिश करोगे कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए इसमें बढ़िया सा देखने के लिए, है ना। कोई
नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी मिल जाए बढ़िया सी फ्री में, मज़ा आ जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारी एक तरीके से उत्पाद के साधन है, इसको हम कह सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।